Dear students, previous video we read how became rulers Janpad and Mahajanpad Janpad. Now we read that period taxation system. Taxation on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhag or share. There were taxes on crops person as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animals' produce. There were also taxes on goods that were bought and sold through trade, and hunters and gatherers also had to provide forest produce to the राजा. देखिए, जब छोटे राज्य थे उस समय जनता जो कुछ भी उपहार स्वरूप देती थी उसी को टैक्स कहा जाता था, और उपहार स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था। परंतु जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार हुआ, अर्थात महाजनपद काल में, और उस पूरे क्षेत्र की देख रेख करने के लिए सेनाएं रखनी पड़ी शांति व्यवस्था के लिए, और एक दूसरे लोगों से आक्रमण से बचाव के लिए, साथ ही अन्य कामों के लिए अन्य लोगों को जब राजा को रखना पड़ा, किले भवन आदि बनवाने पड़े, तब संसाधनों की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। ऐसे में गिफ्ट से काम नहीं चलना था, इसलिए उस समय के राजा अपनी प्रजा पर एक नियमित कर लगाना शुरू किया। हालांकि जो कर था वह मुख्यतः वस्तु के रूप में ही प्राप्त होता था, मिलता था। जैसे किसानों पर उनकी उपज का 1/6 भाग कर लगाया गया। जो किसान अपनी उपज का 6ठा भाग, जो भी फसल वो उगाता था उसका 6ठा भाग राजा को देता था। जो कारीगर थे, बुनकर थे, शिल्पकार थे, ऑर्नामेंट बनाने वाले थे, इस तरह के जो लोग थे, इनके ऊपर जो कर लगा था वो श्रम के रूप में कर था। राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए, या राजा जो कुछ भी कहता था, जो भी काम करने के लिए, तो वो कार्य करके अपने कार्य को चुकाते थे। जो शिकारी थे, भोजन इकट्ठा करने वाले थे, जो जंगलों के ऊपर निर्भर थे, उनके लिए कर लगाया गया था कि जंगल से जो भी चीज़ें वो इकट्ठा करके लाते हैं उसमें से राजा को कर के रूप में वस्तु
वो देते थे। जो पशुपालक थे, पशु पालते थे, वह पशुओं को या पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को कर के रूप में देते थे। जैसे आपने देखा होगा या कहानियों में सुना होगा कि गोकुल से दूध, घी, माठा और मक्खन वहाँ की गोपिकाएं मथुरा राजा कंस के पास लेकर जाती थी। तो ये क्या था? ये एक प्रकार का कर था। मथुरा का राजा कंस था और गोकुल और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे वो मथुरा के राजा के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार से टैक्सेशन को धीरे धीरे महाजनपद काल आते आते राजाओं ने अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट कंटेंट है इस कालखंड में एग्रीकल्चर में क्या चेंजेज आया। There were two major changes in the agriculture around this time. One was the growing use of iron plugs shears. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plug shear, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would support saplings were grown and then planted in the field. This led to increased production as many more plants survived. पहले जो लकड़ी के हल से खेती का काम होता था उसके स्थान पर लोहे के हल से जुताई का काम होने लगा। एक बड़ा परिवर्तन महाजनपद काल में एग्रीकल्चर के फील्ड में ये हुआ। इससे हुआ क्या कि लकड़ी के अपेक्षा लोहे के हल से कठोर भूमि की भी जुताई कर पाना संभव हो गया, जिससे ऐसे स्थान पर जहाँ पर अभी खेती नहीं हो पाती थी वहाँ भी कृषि का कार्य प्रारंभ हो गया। दूसरा, ट्रांसप्लांटिंग माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों का रोपा जाना। जैसे विशेष तौर से जो धान की खेती होती है, देखा होगा जो लोग गांव घर से जुड़े होंगे, पहले धान के बीज को खेतों में डाल दिया जाता है और जब कुछ वो बड़े हो जाते हैं पौधे तो उनको उखाड़ के दूसरे स्थान पर उनको रोप दिया जाता है, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, ट्रांसप्लांट करना। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पैदावार में बढ़ोतरी हो गई। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जीवित हुए, पौधों में वृद्धि बढ़ गई और वृद्धि बढ़ने के कारण अन्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई
ये महाजनपद काल में एग्रीकल्चर में ये 2 चेंजेज आए। नेक्स्ट कंटेंट में है कि सभी महाजनपदों में सबसे सुप्रीम पावर के रूप में जो हम सब लोगों के सामने आया वो मगध महाजनपद, जो प्रेजेंट डे जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, और मगध की राजधानी पहले राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुई। प्रेजेंट टाइम जिसको हम पटना, बिहार की कैपिटल पटना के नाम से जानते हैं। आगे चल कर के मगध का और डेवलपमेंट हुआ जब मगध पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व किया, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें वज्रगढ़ राज्य, जिसको हम रिपब्लिक मीन्स जिस राज्य के राजा का चुनाव सिलेक्शन वहाँ के पीपुल करते हैं, जनता करती है, उसको हम रिपब्लिक स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मगध और वज्र 2 ऐसे महाजनपद वज्र रिपब्लिक स्टेट के रूप में सबके सामने आया। और मगध जो भी हमारे 16 महाजनपद उस समय थे, उन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे स्ट्रांग, पावरफुल बन कर के उभरा, जो आगे चल कर के पूरे भारतवर्ष में मगध महाजनपद मगध राज्य के रूप में स्थापित होकर के पूरे भारतवर्ष के नेतृत्व करने का अवसर मगध को मिला, जिसका अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे।